अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शिराजी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फ़ैसला दिया और फ़ैसला है चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से मुतालिक। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक दरख्वास्त लेके गए थे और कहा यह गया था कि उनके जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं वो गलत तरीके से किए गए हैं और सादिक संजरानी साहब की जो दूसरी बार चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं उनके इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। लेकिन अदालत ने आज 12 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला दिया है जिसमें कहा गया है कि ये दरख्वास्त ना तो काबिल समात है और ना ही अदालत आइन के आर्टिकल 199 के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। और साथ में अदालत ने यह भी कहा है कि बेहतर ये होगा कि सियासी कायदीन अदालतों को इन मामलात में मुलव्वस किए बगैर इनको हल करें। और अदालत ने यह भी कहा है कि दरख्वास्त गुजार ये दावा करते हैं कि ऐवान बाला में उनकी अक्सरियत है, तो गोया अगर अक्सरियत है तो वो सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट की नशिस्त से हटा भी सकते हैं और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को दोबारा चेयरमैन सेनेट मुंतखब भी करा सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आइनी तरीका इस्तेमाल किया जाए और उससे इस बात की भी वजाहत हो जाएगी कि जिन 7 लोगों ने नाम के ऊपर मोहर लगा के इस वोटों को मुस्तरद करने का बायस बने उनके माइंड में क्या है, वो किसको वोट देना चाहते हैं। तो ये फ़ैसला आया है जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अब चेयरमैन सेनेट का जो मामला डिस्प्यूटेड हुआ था अब वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर वजाहत आ गई। अदालत ने भी मोहर लगा दी है कि ये चीज़ें जो हैं वो अदालती दायरा कार में नहीं आती, पार्लिमान की प्रोसीडिंग में आती हैं और पार्लिमान की प्रोसीडिंग को किसी भी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। और प्रोग्राम में आगे चल के नाज़रीन PDM को भी डिस्कस करेंगे। वो PDM वो तहरीक जो चली थी इस हुकूमत को हटाने के लिए, लेकिन अब उसके अपने वजूद को ख़तरात लाहक हो गए हैं। बड़े कड़वे और कसीले किस्म के बयानात अब दोनों तरफ से बिलखसूस पीपल्स पार्टी की जानिब से और मुस्लिम लीग नून की जानिब से सुनने को मिल रहे हैं। और अब लग ये रहा है कि वो इत्तेहाद के जो चला था खान साहब को घर भेजने के लिए अपने आप को बचाने की तगदो में लगा है। ऐसा क्यों है और वो कौन सा ऐसा नुक्ता है कि जो इन 2 बड़ी जमातों के दरमियान दूरी का बायस बन रहा है। मेरे साथ एक ऑनरेबल पैनल है जी। सहर कामरान साहबा, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। उनके साथ हैं सेनेटर ओन अब्बास साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, सर बहुत शुक्रिया। और सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने का। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे इन सारे सवालों का अपने पैनल से जवाब देंगे। एक ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। सैर कामरान साहब, आप ही से गुफ्तगू को क्यों ना आगाज़ करें, क्योंकि दरख्वास्त गुजार इस मामले में पीपल्स पार्टी थी प्राइमरीली, तो मेरे ख्याल में गुफ्तगू भी आप ही से होनी चाहिए। अदालत ने तो बड़ी वजाहत से आज कह दिया है कि ये पार्लिमान की प्रोसीडिंग्स हैं और इनको यहाँ पे डिस्कस डिबेट नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे बढ़ के जो बात की गई है वो ये कि पार्लिमान की बालादस्ती को ख़ुद सियासतदानों ने मेक श्योर करना होता है। ये मामलात वहाँ पे डिस्कस होने चाहिए, वहाँ पे हल होने चाहिए। हर इशू आप उठा के अदालत की तरफ लेके आते हैं और कल को सियासतदान ये रोना रोते हैं कि इस मुल्क के अंदर पार्लिमान की बालादस्ती को मेक श्योर करने में दीगर इदारे अपनी टांग अड़ाते हैं। तो आज आप ख़ुद जब लेके जाएंगे तो कल गिला करेंगे आपके क्यों हो रहा है, क्यों अदालतें या कोई और इदारा पार्लिमान के मामलात को देख रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शिराजी साहब। देखिए बात यह है कि आपने देखा कि पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने पार्लियामेंट के लिए, जिसने आइन के लिए, जिसने जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए बहुत जद्दोजहद की है और हम बहुत मुकद्दम समझते हैं। बात यही थी कि ये प्रोसीडिंग थी पार्लियामेंट की या इलेक्शंस थे, इसको देखना था। और हम एहतराम करते हैं, आपको पता है कि हमने अदलिया की आज़ादी के लिए भी एक बड़ी जद्दोजहद है पीपल्स पार्टी की, और हम ये भी समझते हैं कि हम अदलिया के फैसलों का एहतराम भी करते हैं, लेकिन वी विल टेक इट टू एवरी प्लेटफॉर्म। हम ये समझते हैं कि ये कोई पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स नहीं थी और जो पार्लियामेंट में इसको लेके जाना इस वक्त जिस तरीके से एक जालसाजी के ज़रिए सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हक़ को जो है छीना गया, उनको उनके जायज़ हक़ से महरूम किया गया। पहली बात यह है कि इसमें कोई इब्हाम की चीज़ ही नहीं है। जो वोट, जो बैलेट पेपर्स हैं उनके अंदर एक ही ब्लॉक है, उस एक ब्लॉक के अंदर कहीं पर भी निशान लगाना था। उसमें सेक्रेटरी सेनेट की जो कि उस वक्त पूरा उसको ओवरसी कर रहे थे इलेक्शंस को, उनकी जो है रिकॉर्डेड वीडियो भी है और उस वक्त की इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो डिस्प्लेड भी थी।
तो उसके बाद वो जो कहते थे ना हुकूमत के हम हर हरबा अपनाएंगे, तो आखिरी हरबा यही था कि आप वोट उचको और उचक के भाग जाओ। आज तो अदालत के फैसला आ गए, इसका एहतराम करती है ना आप? आपकी पार्टी कर रही है कि जो फैसला हुआ ये मेरिट पे हुआ, ठीक हुआ है? देखिए, अदालत का फैसला आया है, हम समझते हैं कि हमारी अपना एक पॉइंट बहुत वैलिड है। अब आप एक बात बताएं, एक ऐसा चेयरमैन सेनेट जो कि फ्रॉडलेंट तरीके से, जिसने अपना ओथ भी सही ना लिया हो, जो एक फ्रॉडलेंट तरीके से किसी के वोट छीन के जाके उसने एक पूरा एक ड्रामा स्टेज किया, उसको बिठा के क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐवान की कार्रवाई चलेगी? मैं समझती हूँ कि उस दिन की प्रोसीडिंग्स को देखें। पहले वो खुफिया कैमरे निकलना, एक दिन पहले एक सिक्योरिटी ऑफिसर को जो है वो इंस्टॉल करना, फिर डर के मारे 2 दिन पार्लियामेंट को बंद कर देना, ठीक है, ये जितनी जालसाजियां, फिर उसके बाद रिकॉर्ड तलब करने पे ना देना, जबकि उसी दिन हमारी एप्लीकेशन आ गई थी रिकॉर्ड को सील करने के लिए। बहरहाल हम तमाम आईनी और लीगल ऑप्शंस को बिल्कुल अपनाएंगे तमाम, और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो एक इंसाफ पे मबनी जो उनका हक है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का, वो उनको ज़रूर मिलेगा। और ये हमने देखा भी कि उस दिन भी फैसला यही था। अब या तो उस वोट्स को किसी तरीके से डिनाई किया जाए, वो वोट्स जो हैं वो रिकॉर्ड पर भी हैं, मीडिया के रिकॉर्ड पे भी हैं, उस पर कोई और खाना भी नहीं है, उसके अंदर मोहर भी लगी है, उसके में इंटेंशन भी वाजे हैं। और वसीम सज्जाद साहब जो साबिक चेयरमैन सेनेट भी रहे, उनकी इस सिलसिले में रूलिंग्स भी हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की भी में रूलिंग है कि इंटेंशन देखनी है वोटर्स की। यहाँ तो इंटेंशन के अलावा जितनी दर्ज जो इंस्ट्रक्शंस थी उनके मुताबिक वो वोट्स बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक ड्रामा स्टेज किया गया कि 7 वोट्स को ज़बरदस्ती जो है मुस्तरद किया गया, और उसके बाद ज़बरदस्ती एक हल्फ। तो मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो तो हुए, लेकिन अफनान मैं आप ही की तरफ आता हूँ। वो तो हो गए, नाम के ऊपर मोहर लगी, बट उसके बाद डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होता है, उसमें भी आपके लोग वफादारियाँ अपनी तब्दील कर लेते हैं। तो कहाँ जाके आप कहेंगे कि आपके साथ ज़्यादती हुई? वहाँ भी लोग दबाव में थे, आपको लगता है कि उन पर दबाव डाला गया, या फ्री विल के जरिए उन्होंने वो फैसला किया और डिप्टी चेयरमैन के लिए उन्होंने हुकुम की? इधर तो दबाव की कोई बात ही नहीं है ना, इधर तो दबाव की कोई बात नहीं है, वोट्स बिल्कुल दुरुस्त लगे हैं। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट्स पे दबाव की कोई बात नहीं है। लोग जब डिप्टी चेयरमैन के लिए वोट करते हैं तो वो सामने मोहर लगाते हैं, यहाँ पे नामों के ऊपर मोहर लगा रहे हैं। आपको उस इलेक्शन की बात कर रही हूँ जिसको मैंने विटनेस किया। सही। मैं देखें, इसके अंदर बात यह है कि जब चेयरमैन का इलेक्शन आप हार गए और जो कुछ हुआ उसके बाद, तो बहुत सारे हमारे लोग भी डीमोटिवेट हो गए होंगे कि आगे भी मामला ऐसे ही चलना है, जीतना तो हमने है नहीं, तो बेहतर है मुखालिफ को जितवा जो भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि लोग इस तरह भी सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मुस्लिम लीग नून के जो हमारे वोटर थे उन्होंने सही जगह जाके ही वोट दिया था, पिछले में भी और दोबारा भी, लेकिन और भी बहुत सारी पार्टियां थी। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली किसने क्या किया क्या नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात नहीं है कि जो लोग मेजॉरिटी में हैं वो हार जाएं और जो माइनॉरिटी में वो जीत जाएं। और आपके ख्याल में आप किसी और फोरम को भी एक्सप्लोर करना चाहिए? आप पीपल्स पार्टी से इत्तेफाक करते हैं नून लीग कि किसी और फोरम पे भी जाना चाहिए, और आपको लगता है कि फैसला दुरुस्त नहीं है या ठीक है, मेरिट के ऊपर हाई कोर्ट ने फैसला? देखिए, अगर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि ये प्रोसीडिंग्स हैं, इनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, तो फिर एक ही हमारे पास ऑप्शन रह जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी कह देती है कि हम अपहेल्ड करते हैं डिसीजन को, तो फिर तो काम ही खत्म हो गया। और आपके ख्याल में वहाँ पे जाना चाहिए? मेरा ख्याल है उसको चैलेंज करके देख लें, और ज़ाहिर ऑप्शंस अपने सारे एक्सप्लॉइट करने चाहिए, लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उसके अंदर तो यही लग रहा है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है तो फिर आगे भी मामला जो है वो इसी तरह चलेगा। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि आगे 6 महीने बाद फिर हम दोबारा देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बेहतर ये होता कि इलेक्शन ऐसे होते जिसके अंदर किसी को डाउट ना होता, ये जो वोट जिसके हैं उसको मिल जाते, और हम भी ये बहस ही ना करते कि ये क्या हुआ, और एक डिस्प्यूटेड किस्म का एक इसकी वजह से इमेज सेनेट की ख़राब हुई है, पार्लियामेंट की ख़राब हुई है। और अगर हम इसी तरह के काम करते रहे, और जैसे मतलब कि सियासतदानों की जिम्मेदारी है कि वो सेनेट की जो उसकी जो प्रेस्टीज है उसको मेंटेन करें, लेकिन अगर हमने उसको ख़राब किया तो इवेंचुअली उसका नतीजा उसका जो नुकसान है वो सबको होगा। लेकिन ऑन साहब आप तरफ आऊँगा, आप यकीन आज बड़े खुश होंगे ना। एक तो आप सेनेट की नशिस्त चीज़ के इलेक्शन चेयरमैन की, साथ में आज कोर्ट का जजमेंट भी आपके फेवर में आ गया, बट अदालत ने एक और बात भी की है कि अपोजिशन वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि अक्सरियत उनके पास है, और अगर ऐसा है तो दोबारा इलेक्शन करवा लिया जाए या उनके खिलाफ तहरीक एतमाद में लेके आएँ। तो क्या हुकूमती जमात, खान साहब, ज़रूरत नहीं थी उनको? यूसुफ गिलानी साहब जब चेयरमैन सेनेट के रुकन बने तो उन्होंने दोबारा एतमाद का वोट दिया है। अब अगर अदालत ये कह रही है
तो हुकूमती जमात भी इस फैसले को वेलकम करती है कि अगर ऐसा है तो हाँ दोबारा इलेक्शन करवा लिया जाए? मैं कर्ज करूँ शराज साहब, हमारी पार्टी तो वैसे ही रूल ऑफ लॉ के हक में है पड़े कि कानून में जो भी फैसला है हम उसको मैं सिर्फ बहन की बात को रिस्पॉन्ड कर लूँ। आर्टिकल 69 है जी रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 का, और बड़ा क्लियरली स्टेट करता है कि सेनेट की कोई भी प्रोसीडिंग्स किसी भी जगह शैल नॉट बी चैलेंज एट एनी प्लेस, वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकती। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको मेंटेनेबल करार नहीं दिया, जिसके मुताबिक भी एक चैलेंज नहीं हो सकता। जहाँ तक दूसरी बात आ जाती है कि बीबी ने कहा कि जी वो 7 वोट उधर चले गए, या अफनान कह रहे थे कि जी वोट लेके आ गए, तो इनको ये बात उस वक्त याद नहीं आई जब उसी कौमी असम्बली से 7 वोट जब रिजेक्ट हो के सीलानी साहब सेनेट के मेंबर बन के मुंतखब आए थे, उस वक्त उनको याद नहीं आया कि 7 रिजेक्टेड वोटों से जो शख्स मुंतखब हुआ था उसी वक्त जगह जाके सेनेट में जब वो रिजेक्ट हो गया, तो इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? ये रूल है, ये कानून है। कहीं रिजेक्ट हुए तो आप बन गए, कहीं रिजेक्ट हुए तो आप हार गए, इसको एक्सेप्ट कीजिए, ये एक चीज़ है। दूसरे जो अदालत ने कहा है ना सर, वो ये है कि उसमें आप जा सकते हैं, वो खुला है रास्ता, उसमें कानून ने सिर्फ 6 महीने की एक कदगन भी है कि जिस वक्त आप इलेक्ट हो जाए 6 महीने तक दोबारा उस पर नहीं है, 6 महीने तक इंतजार कीजिए, तब तक सेनेट का पार्ट बनिए, आइए हमारे साथ बैठिए, लेजिस्लेशन कीजिए, कानून साजी कीजिए, और 6 महीने बाद जो आप कानून आपका राय देता है उसके मुताबिक आके हम कंटेस्ट करेंगे, चाहे ये अकेले आए चाहे दोनों मिल के आए। इस वक्त तो वैसे भी आज जश्न का दिन है, दोनों इकट्ठे मिल चुके हैं और मैं दरमियान में इनके साथ बैठा हूँ। लेकिन ओन साहब वो कहते हैं ना कि खान साहब का बयानिया ये था कि मंडियां लगी हुई हैं, वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही है, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो आज सर अब आपको अपोजिशन के वोट मिल गए, आज भी मुफ्त में मिले आपको, आज भी कहते सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये लोगों ने ज़मीर की आवाज़, अगर ऐसा ही होता तो अगर ऐसा ही होता तो वो जब हमारे रिजेक्ट हुए थे तो उस वक्त इनमें से कोई नहीं बोला था, उस वक्त डिप्टी चेयरमैन ने तो आपको रिजेक्ट भी नहीं हुए, पूरे के पूरे मिले हैं जी। वो कैसे मिल गए? इनसे पूछिए ना कि जब इनका उम्मीदवार हार गया तो उन्होंने कहा जी आप जमीयत उलमा इस्लाम का उम्मीदवार भी नहीं जीतेगा, 7 के 7 वोट पीपल्स पार्टी ने गुस्से में आके हमें डाल दिए और इनसे आला वोट वाले, ये सारे वोट इन्हीं के थे जो पहले इन्हें गुस्सा निकाला। इनकी आपस की जो चपकलश है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड कि अल्लाह हम पे ब्लेसिंग्स है उसकी, कि इनके आपस की जो गैर फितरी इत्तेहाद है उसकी वजह से हमारी एक गवर्नमेंट स्टेबल हो चुकी है, और ये इशूज़ आते रहेंगे, इनकी लड़ाई चलती रहेंगी और हम उसमें से ऑटोमेटिक सर्वाइव करते जाएंगे, ये कोई इशू नहीं। लेकिन एक चीज़ और बात कर दूँ, आज हम इस चीज़ के ऊपर फिर ओपन फोरम है, आज हमारे साथ आइए, कानून साजी कीजिए। अगर आप चाहते हैं ओपन बैलेट लेके आना, हम फिर उस पर अमल करें। इलेक्शन 2023 में आने वाला है, आप उसके लिए रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लेके आना चाहते हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानी को उनके राइट्स देना चाहते हैं, आप सेनेट के इलेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में शो ऑफ हैंड करना चाहते हैं, तमाम में हम तो खुले दिल के साथ बैठे हैं। आज मौका है इनके पास, सबक इन्होंने भी सीखा है, सबक सबने सीखा है, लेट्स गेट टुगेदर और पाकिस्तान की भलाई के लिए आगे बात तो ठीक कह रहे हैं ना कि आप ये इत्तेहाद पता नहीं किस बुनियाद पे, ये हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए या कुछ और है। आपने तय किया था पीटीएम के फोरम पे कि अपोजिशन जो कायदे के खिलाफ है सेनेट के अंदर वो नून लीग के पास होगा, अब उसके ऊपर भी लड़ाई होगी। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारे पास नशिस्तें ज़्यादा हैं तो हमारा होना चाहिए। जो चीज़ें तय कर लेते हैं फिर लगता तो ये है कि आपस की आपकी लड़ाई है, उसका फ़ायदा आप तहरीक इंसाफ को दे रहे हैं। बात कह रहे हैं बिल्कुल मैं समझती हूँ कि जो बातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे तय होनी चाहिए वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ही तय होनी चाहिए। कुछ बातें लीडरशिप के लेवल पे डिस्कस नहीं हुई थी, और दूसरी बात ये कि देखें कोई डेड एंड्स नहीं होते सियासत में, हमेशा जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और हालात के मुताबिक जो है फैसले भी लिए जाते हैं। अब जैसे हम नेशनल असम्बली में आप भी देखें कि सीनियरिटी के हिसाब से साबिक सदर भी वहाँ पर थे, साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब भी उसके मेंबर थे, लेकिन क्योंकि पीएमएलएन की नशिस्तें ज़्यादा थीं तो लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ही बने। उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, क्योंकि एक बात तय हुई थी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा तो शहबाज शरीफ साहब बने। शहबाज शरीफ साहब ने रिज़ाइन भी किया तो हमने इस बात को एक्सेप्ट किया कि पीएमएलएन को ही अपना जो है हाँ, तो हमने पीडीएम के फोरम पे तय कर लिया ना, अब वो उससे मुकर गए हैं तो अब इसमें नहीं शायद साहब मुकरने की कोई बात भी नहीं। मौलाना साहब भी यही कह रहे हैं कि फैसला हो गया था। नहीं देखिए बात ये है, तब आप चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हार गए तो आपको पोजीशन की नशिस्त देखिए बात ये है कि देखने की जरूरत ये थी कि अगर नेशनल असेंबली में पीएमएलएन के पास दोनों नशिस्तें, और मैं बताती हूँ ये ऐसे मामलात नहीं है, मैं जितना जानती हूँ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को उनकी बुर्दबारी को मामलात को हल कर लिया जाएगा, बिल्कुल हल कर लिया जाएगा। आप ये देखें कि मुझे छोटे से ब्रेक का कहा जाए, आपको सिर्फ ये इतना मैं खत्म कर रही हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं, सीनियर मेंबर भी हैं, और हम भी समझते थे कि डिग्निटी यही है पार्लियामेंट की कि उनकी सीनियरिटी को मद्देनजर रखा जाए। बहरहाल ये मामला ये कैमरों के सामने ना बताया ना लोगों को, ये नून लीग के साथ जाके बैठ के बात करें ना, अभी तो फिलहाल कैमरों के सामने खड़े होकर बातें हो रही हैं। मीटिंग्स में ये तय हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है। छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे, पीटीएम के मुस्तकबिल के बारे में भी सवाल कुछ उठाएंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अफनान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। क्या लग रहा है, वो तो कह रहे हैं, एक तो बड़े खुश हैं कि इत्तेहाद टूटने जा रहा है, तो क्या वजूहात है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? इनफैक्ट इससे पहले भी हमने देखा कि इस्तीफ़ों के मामले पे पीपल्स पार्टी गिला कर रही है कि मौलाना साहब, मरियम बीबी इकट्ठे बैठ जाते हैं, एक फ़ैसला कर लेते हैं और PDM के फोरम पे आके सुना दिया जाता है कि ये फ़ैसला हमने कर लिया और आप भी कबूल कर लें। तो क्या मजबूरी है? इस्तीफ़ों के अलावा आपको नहीं लगता कि इफेक्टिवनेस रहेगी इस PDM के फोरम की? देखें, जो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है आज से चंद महीने पहले। हम धरने दे सकते थे, हम लॉन्ग मार्च करते, हम इस्तीफ़े देते, हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते, पंजाब में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते, विफाक में। लेकिन विद टाइम हमने पीपल पार्टी की बात सुनी और बड़ी बुर्दबारी से सुनी, और हम साथ साथ जो जो ये ऑप्शन हमें देते गए हम वो लेते गए। लेकिन वक्त के साथ साथ आपने देखा कि हमारे ऑप्शन जो हैं वो बड़े लिमिटेड होते गए, और फ्रॉम डे वन हमारी ये कमिटमेंट थी कि अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम इस्तीफ़े देंगे। अब बात यह है कि ये नंबर गेम तो हमें शुरू दिन से ही मालूम थी कि वो हमारे हक़ में नहीं है, सिवाय सिंध के, और अगर हम शायद बहुत खींच लें तो शायद पंजाब में गवर्नमेंट गिरा सकें, लेकिन और विफाक में भी गिरा सकते हैं, लेकिन आसान नहीं होगा। मेरा अपना ज़ाती तौर पर आसान नहीं होगा। इनफैक्ट बहुत सारे इत्तेहादी PTI से नाराज़ हैं, मैंगल साहब अलग होकर बैठ गए हैं, काफ लीग वाले उनसे नाराज़ फिर रहे हैं, MQM पाकिस्तान उनसे नाराज़ फिर रही है। सर, बड़े ऑप्शन, बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। और जो पीपल्स पार्टी की बात पहले भी आपने मानी, उसका फ़ायदा तो हुआ है ना। देखिए, इलेक्शन के अंदर आपने कितनी मार दी है, नौशहरा में जाके आपने PTI को हरा दिया है सर। हाँ जी, वो और क्या चाहते हैं आप? नहीं, वो ठीक है, लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है ना, तो फिर जिस दिन इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था उस दिन हमें उनको हराना चाहिए था। हमारा ये ख्याल है कि उनको जो भी वोट थे 178 जिस तरह भी उस वक्त हमें वो टाइम था हमें अपनी गेम करने का। अब ये बात कॉन्टेस्टेड है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर इस बात को हम दोबारा ट्राई भी कर लें, देखें ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो वी कैन मूव, वो मूव करें और इनको हटा दें। लेकिन अगर ये वाला काम हम नहीं कर सकते मिसाल के तौर पे, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? हमारी बेसिकली जो हमारा आर्ग्यूमेंट है वो ये है, और फिर हमारा जो ऑप्शन है वो बड़ा लिमिटेड है, और हमें उसको इस्तेमाल एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि हमारी शुरू दिन से ये कमिटमेंट रही है। अब जहाँ मेरे भाई ने भी बात की इसकी PTI की जीतने की, देखें PTI सेनेट का इलेक्शन नहीं जीती, जो चेयरमैन सेनेट है वो बाप पार्टी का है और डिप्टी चेयरमैन इंडिपेंडेंट में इत्तेहादी है ना उनके। नहीं, वो इत्तेहादी ज़रूर हैं और वो ज़ाहिर क्या कहते हैं मैं, लेकिन बात ये है कि इनका कैंडिडेट तो नहीं था ना उधर, और जिनका कैंडिडेट था उन सारे पाकिस्तान जानता है किसका था। तो बात ये है कि मैं नहीं जानता। ये कह रहा हूँ कि PTI की कामयाबी नहीं है ये। आज से कुछ सालों बाद इस बात के ताने पड़ेंगे कि जी ये आपने देखे उस वक्त इस टाइम पे ये वाला काम किया था। अब अच्छा होता है, कहते हैं जैसे हमने पहले भी बात की कि मामलात जो है वो अच्छी तरह सुलझाए जाते और मामलात जो है वो डिस्प्यूट की तरफ नहीं जाते, लेकिन ज़ाहिर है अब आपके सामने मामला जो है कहते हैं सेनेट में हो गया है। मतलब नून लीग ने फैसला कर लिया कि इस्तीफों की तरफ जाना है, और अगर पीपल्स पार्टी नहीं भी जाती तो तब भी जाना है। मुझे आप एक बात बताएं, हम 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन को रद्द करते हैं, हमारे पोलिंग एजेंटों को सुबह निकाला गया, रात को शाम को निकाला गया, हमें फॉर्म 45 नहीं दिए गए, हमें जलील किया गया। मैं खुद फिर भी आप पार्लियामान का हिस्सा हैं, इलेक्शन भी लड़े हैं, सेनेट के इलेक्शन भी आप लड़े हैं, लेकिन उसकी वजह है ना, अगर हम इसको बिल्कुल खुला छोड़ देंगे तो फिर तो ये 2/3 मेजॉरिटी लेके आइन तब्दील कर सकते हैं। हमें हर लिहाज से हर चीज को देख के चलना है ना, हम बिल्कुल ओपन भी नहीं छोड़ सकते इन लोगों के लिए। सही। और साहब, आप यकीनी तौर पे बड़े रिलैक्स होंगे, और यही कहा जा रहा है कि अब वो शेख रशीद साहब ने भी प्रेफरेंस की है, तो उसने यही कहा कि जी देखें खुद ही एक नफाक पैदा हो गया है, PDM टूट गई, खान साहब के लिए रास्ते आसान हो गए। रास्ते तो आप लोगों के लिए आसान हो गए हैं, ये आवाम के लिए कब आसानियाँ लेके आएंगे सर? 2.5 बरस हो गए हैं, अब पुराने नैरेटिव को छोड़ें, पब्लिक कैंट पे आप क्या डिलीवर करने जा रहे हैं? उल्टा आप पे तो आप कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक को भी आप IMF का झेली दारा बनाने जा रहे हैं, 6 बार बिजली कीमतें बढ़ा चुके हैं, थोड़ा बहुत रिलीफ पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर आना चाहिए तो वो भी टैक्स ले भी आपने पता नहीं कहाँ जाके पहुँचा दिए, इन्फ्लेशन आपके सामने है। सर कुछ थोड़ा सा लोगों पे भी रहम करें ना। श्रेय साहब, मैं 12 अपने प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि हम इनका खमियाजा भुगत रहे हैं, जो इन दोनों की पार्टीज की हुकूमतें रह चुकी हैं, हम उनका बोझ, इस वक्त जितने भी इश्यूज हमें आ रहे हैं ना वो सब इनके बोझ उठाए। मैं 2-4 कैटेगरीज को डिफाइन कर सकता हूँ। कुछ होते हैं इंसिडेंटल इश्यूज। इंसिडेंटल इश्यूज हैं कि जो मार्केट की इकोनॉमीज डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन कर लिए। मुझसे कल किसी ने पूछा कि आपने पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ा दिया? मैं कि एक प्राइसेस हैं जो हमारे खर्चे और अल्ले तल्लों की वजह से, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शो किया कि ऑस्टेरिटी मेजर्स हमने बहुत कंट्रोल में रखे। एक कहता है इंटरनेशनल प्राइसेस, कि जनवरी में एक चीज़ ओपन हो रही
रही है $47 पे, ब्रेंट क्रूड खुल रहा है जिस पे इंटरनेशनल मार्केट पे ऑयल ट्रेड होता है, आज वो $72 पे आ गया। ये हमारे कंट्रोल में इश्यूज नहीं है। इसी तरह अगर आरबीडी पाम ऑयल जैसे घी या तेल बनता है, वो पिछले साल $550 पे ट्रेड हो रहा था, आज $980। ये वो चीजें हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरनेशनली हम पे इफेक्ट करती हैं। इश्यूज क्या है कि इन्होंने आर्टिफिशियली डॉलर को इतना एक प्रेशर में नीचे रखा हुआ था $110 कि जैसे हमने उसको नेचुरल प्राइस पे उस पर 150 पे 155 पे लेके आए, इंटरनेशनल जो प्राइस कन्वर्जन का रेट है वो हमारी इकोनॉमी अंडर प्रेशर आ गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम ये देख रही है, चीजें इंप्रूव हो रही हैं। आपके चीनी और आटा तो बाहर से नहीं आता ना सर, क्या कर रहे हैं सर? कहाँ 55-60 की थी, अब 110 पे चली गई। अगली अर्ज करूं, आटे को आपको पता है क्या हुआ? पिछले साल 27 मिलियन टन की प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड थी, हमारी टोटल प्रोडक्शन 23.5 मिलियन, 2.35 करोड़ टन की प्रोडक्शन हुई। 4.5 मिलियन टन का शॉर्टफॉल था जो कि गवर्नमेंट ने रशिया से इंपोर्ट किया, जिसकी प्राइस ₹2000 मन बनती है। जब आटे में ट्रांसलेट करेंगे तो ₹2400 मन जाके बनता है। तो महंगाई तो ऑटोमेटिकली होनी थी। अब परसों की जो बारिश हुई है, अल्लाह माफ करे, किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इस साल फिर वीट का एक क्राइसिस है, गंदम डिस्टर्ब हुई है, गंदम की फसल फिर शॉर्टफॉल में आ रही है। ये वो चीजें जो हमारे बस में नहीं है। कितने सैलाब हैं लेकिन कभी हमने गंदम इंपोर्ट नहीं, ऐसा ना करें सर। चीजों को अंडरस्टैंड करने की चीजें हमारे बस में वो है जो हम कर सकते हैं। और यकीन करें आज की जो इकोनॉमी की फिगर्स हैं इतनी जबरदस्त है, आप कौम को ये अच्छी पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। आपके $20 अरब की रिजर्व्स हैं, आपकी $2 अरब की हर महीने के ऊपर आपकी फाइनेंस रेमिटेंसेस हैं वो बाहर से आ रही है। आपकी एक्सपोर्ट इस वक्त $10.6 अरब पे पिछले 8 जा में पहुंच चुकी है। लोग हमारे सामने सर बांग्लादेश का कंपैरिजन रखते हैं, हमारा 0.4 है। अमेरिका की जीडी इस पॉइंट 0.5% पे ट्रैवल कर रही है, हम 1.3% पे आ चुके हैं। कोरोना की वजह से दुनिया में सिवाय चाइना के अलावा सारी इकोनॉमीज प्रेशर में। आप शुक्र करें खुदा का कि 1.3% पे आपकी जीडीपी ट्रैवल कर रही है। आपकी इस वक्त फैसलाबाद में जितनी नौकरियां जनरेट हुई हैं, मेरे मुल्तान शहर से लोग फैसलाबाद में नौकरी ढूंढने के लिए जा रहे हैं। कोविड में जहां दुनिया में एक प्रेशर है, आपकी मुल्क एक परफॉर्म कर रहा है। किस वजह से? आपकी प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज की वजह से। ये लोग 100 शोर कर लें, ये 100 जाके नैब की पेशियों में जाके दंगे फसाद कर लें, कौम के इश्यूज वही हैं जिसको हम टैकल कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अगले 2-4 चीज़ों में ये जो आटे घी के इश्यूज हैं ये भी सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। लार्जर मैक्रो इश्यूज आपकी इकोनॉमी के रिजॉल्व हो चुके हैं और कौम की एक सिम्त जो है ना वो डायरेक्शन इस वक्त तय हो चुकी है। सर कमरान साहब, आप क्यों मायूसी फैला रही हैं लोगों में? कितनी अच्छी बातें की हैं ओनबाज साहब ने कि पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बट आप चाह रहे हैं कि वो हुकूमत के जो पब्लिक के लिए कुछ कर रही है वक्त से पहले घर चली जाए। क्या फ़ायदा होगा इससे? जमहूरियत का क्या फ़ायदा होगा? आवाम को क्या फ़ायदा होगा? आज की इनकी बातों से लोगों का पेट भर सकता, इनको शायद नज़र नहीं आता। हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी आज एहतजाज पे है, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो नर्सेज हों। मैं कहती हूँ बाकी माफिया, बाकी माफियाज को तो आप छोड़ दें। ये जो अब कोविड की वैक्सीन के ऊपर ये जो इनके माफियाज हैं, यानी बाकी दुनिया में जो है जो वैक्सीन आती है वो $10 की आती है, पाकिस्तान में आती है तो खुसूसी पड़ लगते हैं उसको। यानी एक नहीं 2 पाकिस्तान तो यहाँ पर आ गए। पहले अभी सब तहम्मुल करें ना, मैंने आपकी पूरी एक भाषण सुना है, तहम्मुल सीखें। प्रॉब्लम ये इनमें तहम्मुल नहीं है। देखिए बात ये है कि इनका आटा चीनी माफिया, इनकी कमीशन, इनकी रिपोर्ट्स, उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं कहती हूँ एक पाकिस्तान को ईज पे लाना है ना तो एक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला हो जाए, पता लग जाएगा कि कहाँ से करप्शन की जड़ें हैं। ये जो अभी बैठ के कहते हैं कि पिछली हुकूमत सस्ती हो जाएगी, आटा सस्ता हो जाएगा, बिल्कुल मैं समझती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि इनके माफियाज आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अभी मैं कहती हूँ इनके माफियाज अगर आइडेंटिफाई हो जाएं और उनके ऊपर भी एक्शन हो, मगर यहाँ तो हम देखते हैं ना कि यहाँ तो फ्री एक आपने लाइसेंस दिया हुआ है। अभी बताइए कि कोविड का इंजेक्शन, कोविड की वैक्सीन जो कि मैंडेटरी है, शुगर मिले तो जरदारी साहब की भी हैं, उनके दोस्तों की भी हैं, पंजाब में मियां बरादरान की भी हैं। की रिपोर्ट्स आ गई ना, जरदारी साहब की शुगर मिल्स जो है उनका तो इशू नहीं है ना। जहां पर इश्यूज आए हैं, जहां आइडेंटिफाई हुए हैं, जहां इनके एटीएम्स हैं, जहां पे इन्होंने उनको प्रोटेक्शन दी है, जहां पे आपको कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा, वहां पे बात करें ना। ये तो कहते हैं जी एक अद्वियात की कीमत महंगी हुई, एक माफिया था, एक वजीर को हटाया, उसको एक और ओहदा दे दिया, उसके बाद एक और माफिया था, आटा चीनी माफिया, इधर से उठाया उधर अदो बदल कर दिया। जिनते इनके एटीएम्स थे उनको इन्होंने सेनेट में भी इंस्टॉल किया है, उनको उन्होंने ओहदों पे भी इंस्टॉल किया है। यही वजह है कि इनके जो कारोबार चल रहे हैं वो ये ना, प्राइम मिनिस्टर साहब वो कहते हैं कि जी मैंने करप्शन करने के लिए आगे लोग रखे हुए हैं, जो करप्शन करते हैं मेरा घर चलाते हैं। वरना अगर आप ये देखें
कि उनकी जो कहते हैं ना उनकी जो वेल्थ है उसके उनके टैक्सेस देखें, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये जो किस तरीके से उनके असासे बन रहे हैं, किस तरीके से लोगों के घर मिसमार कर रहे हैं, किस तरीके से 12 लाख देके अपना बनी गाला का महल जो है वो उसको रेगुलराइज करा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मसला ये है कि ये इन्होंने अवाम को सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, वो अभी उससे पहले बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले, 5th जनरेशन वॉरफेयर ये हम इन्होंने अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के खिलाफ उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। वो कहते हैं यहाँ पे अपने ही लोगों को जो है वो इस किस्म के जो है वो सर्कमस्टांसेस में रखो ताकि जो है वो सर उठा ना सके। लेकिन सहर साहबा बात यह है कि सब कुछ आप कह रही हैं, उसके बावजूद जो अपोजिशन की जमातें हैं एक दूसरे के साथ ना तो मुत्तहिद हो रही है, ना हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद आते हैं, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर खुश आमदेद। अफनान आपकी तरफ आऊँगा। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी के लोग जो आपसे राहें जुदा कर रहे हैं ऐसे नहीं कर रहे। मरियम साहिबा जब कराची गई थी एपिसोड हुआ था, उस वक्त भी बिलावल साहब ने आर्मी चीफ को कॉल की और वहाँ से कैसे स्विफ्ट रिस्पांस हुआ। और अब भी आज एक सहाफ़ी ने कॉलम लिखकर उन्होंने कहा है कि सेनेट इलेक्शन के दौरान भी जब यूसुफ गिलानी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे तो जरदारी साहब ने आला फौजी हुकाम को कॉल किया और उनको यकीन दहानी कराई गई है कि किसी रुकन पर कोई दबाव नहीं होगा, बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। और नतीजा निकला कि गिलानी साहब सेनेट के रुकन मुंतखब हो गए। बीच से रब्ते कहीं और हो रहे हैं, तो आपको इस बात का इल्म भी है या आपको लगता है कि नहीं कुछ नुकात ऐसे जिनके ऊपर इख्तलाफ हैं और यही वजह कि थोड़े से पीपल्स पार्टी की आदत खिंची आपसे रह रही है? देखिए, बातचीत करने में तो कोई हर्ज नहीं होता किसी से भी, और जमहूरियत का जो है एक बहुत बुनियादी या कहते हैं हुस्न ये है कि आप बातचीत से ही मसाइल को हल करते हो। तो अगर वो चल रहा है, मां ने तो सर्कुलर जारी किया था कि फौजी नहीं, वो हम नहीं करेंगे। अच्छा, हम नहीं करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर आपने किसी से ताकत लेनी भी है ना तो उसका भी एक तरीक़ाकार होता है, वो भी आप बातचीत से करेंगे। कोई खुद वॉलंटरीली तो गिव अप नहीं करता, ना इस दुनिया की तारीख में बड़े कम लोगों ने गिव अप किया। तो अगर हमें दायरा इस मामला को आगे लेके चलना है तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो होगी। अब हमारा डिफरेंट या कहते हैं पार्टी की पॉलिसी या पीपल पार्टी की अपनी है, उसको दायरा हम एक दूसरे से तो नहीं कर सकते, उनकी अपनी मर्जी है, जिस तरह मर्जी वो करें। मैं बात करना चाहूँगा इकॉनमी के ऊपर, मेरे भाई ने भी काफ़ी लंबी चौड़ी की। देखें, इन्होंने कहा कि पिछले सारे मसाइल थे उसकी वजह से आज हालात ख़राब हुए हैं। आप मुझे एक बात बताएं, 2017 में पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $24 बिलियन थे। आज ये कह रहे हैं कि $20 बिलियन है। $24 बिलियन बेहतर थे कि $20 बिलियन बेहतर है? उस वक्त पाकिस्तान में चीनी जो है वो 50-55 रुपये किलो मिलती थी, आटा 30-35 रुपये किलो मिलता था। आज 70 रुपये आटा है, 110 पे चीनी है। और इसके अलावा आप बाकी तमाम चीज़ें ले लें, ये इन्होंने कहा ना हमने रुपये को वो किया हुआ था, मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ था, खुद वो उसको डिवैल्यू तो यार आप भी कर लेना। देखिए, किसी ने इस तरह इकोनॉमी चलती नहीं, इसकी डिवैल्यूएशन की वजह से हमारा GDP श्रिंक हुआ है $70 बिलियन। आपकी इकोनॉमी जो हमने पिछले 10 साल की ग्रोथ थी ना, वो इनके एक डिवैल्यूएशन की वजह से जीरो हो गई है डॉलर टर्म्स में। तो ये बात कह देना बड़ा आसान है कि जी आप भैया आपकी कॉम्पिटेंसी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आपकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए थी ना। आप तो कहते थे हम आएंगे तो दूध और शहद की नहरें बहेंगी। मसला ये हुआ जो ये मानते नहीं है कि इनका हर मसले का एक हल था असद उमर जी, असद उमर, और वो विजर्ड हैं और वो यूं करेंगे और पता नहीं एकदम से इकोनॉमी के अंदर पता नहीं क्या हो जाएगा। मगर रिजल्ट जो है वो आपके सामने है कि क्या हुआ। और हफीज़ शेख साहब, जिनके बारे में इमरान खान साहब ये कहते थे कि ये इकोनॉमिक हिटमैन है, उनको इन्होंने अपना जो है वो वजीर ख़जाना लगाया हुआ है। तो इस तरह की जब आपकी टीम होगी ना, जिसका ना कोई सर होगा ना पैर होगा। जहांगीर खान तरीन जो है वो आपकी टीम में था, उसने सारी की सारी एक्सपोर्ट कराई, गंदम सारी चीनी एक्सपोर्ट कराई। जब वो एक्सपोर्ट हो गई, मुल्क में कहत आ गया, तो उसके बाद उसकी चीनी की ऊपर चली गई कीमत। ये हमने कहा था या ये पीपल पार्टी ने 2008 में इनको कहा था कि ये वाला काम करके जाना? तो देखें, अपनी पहली बात ये होती है किसी भी काम में, कोई आपने क्या कहते हैं, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है और फिर आपने उसको एड्रेस करना होता है। आप अपनी गलती ना माने, आपके हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई, सब कुछ पीपल पार्टी PMLN ने किया, तो आप कभी भी लेकिन अफनान साहब सारी बातें आप गिनवा रहे हैं, आप इस हुकूमत को कोविड-18 भी करार देते हैं। सर, इतना बड़ा अगर ये मर्ज लाख हो चुका है, इत्तेहाद तो पैदा करें ना, उस तरफ आप आते नहीं है। नहीं, मैं इत्तेहाद, नून लीग किसी और तरफ जा रही है, पीपल्स पार्टी किसी और तरफ जा रही है। सर, अपने आप में तो इत्तेहाद पैदा करें ना, उसके बाद आप हुकूमत की बात करें। हमारी ये बड़ी ख्वाहिश है मुस्लिम लीग नून की कि PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर पीपल पार्टी के साथ हम मुत्तहद रहें। ये मैं बैठ के TV पे कह रहा हूँ, हमारी बड़ी ख्वाहिश है।
और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। उधर से पूरी हो रही है ख्वाहिश कि नहीं हो रही? वो हमारी पूरी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह उधर से पूरी होगी। मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, अब इसके बाद आप देखें, गुड गवर्नेंस लाने के लिए ना एक बुनियादी चीज आपको समझनी पड़ेगी, झूठ बोलने से गुड गवर्नेंस नहीं आती। ये बात आप जहन में बना लें। अगर आप झूठ बोलेंगे, और मैं कहता हूँ आप सच बोले, हफ्ते में एक दिन बोले, क्योंकि रोजाना तो नहीं आपसे बोला जाएगा। इमरान खान साहब को आदत नहीं है, ठीक है ना, मुश्किल होगी उनको शुरू में, लेकिन वो एक दिन भी बोलेंगे ना, देखिए, वरना आप मुझे बताएं, उस दिन प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर कह रहे हैं 6000 अरब, इनकी अपने लोग सामने बैठे हुए, और वो जो है वो आगे से किसी ने ताली नहीं बजाई, सारे पाकिस्तान ने देखा ना। नवाज साहब, एक तो ये, दूसरा ये है कि अब आपको लगता है अगर पीपल्स पार्टी दूर हो रही है पीडीएम से, तो क्या आप एंगेज कर रहे हैं? आप में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका माजी पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ा रहा है, तो बताइएगा कि एंगेजमेंट की पॉलिसी भी आप इख्तियार करने जा रहे हैं कि नहीं? एंगेजमेंट के लिए तो आप तैयार है। मैं तो पहले शुरू में प्रॉब्लम कि हम हर किस्म के रिफॉर्म्स टीवी के जरिए ना करें सर, को बंदा जाए भी तो सही ना, को मिले जाके। कमेटी की एक्शन कमेटी 10 लोगों की बनाई है जो इनके साथ कांटेक्ट करेगी। जैसे ये अपनी पेशियों से फारिग होते हैं और ये अपने जो ब्रॉडवे के इशू से बाहर निकल के आते हैं, हम इंशाल्लाह एंगेज करेंगे। मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दूं, ये आर्टिक घी की बहुत ज्यादा कीमत कर रहे हैं, इसके 2 तरीके मेरे पास हैं एंड आई जस्ट बी वेरीफाइड। बीबी कहेंगे आज से ज़िद्दारी क्यों है कि जो 8 अरब रुपए इसका फंड है ना उनका स्विट्जरलैंड में, जो कि 2008 में परवेज मुशर्रफ ने एनआरओ दे के वाजिद शम्सुल हसन से माफ करा दिया था कि गवर्नमेंट का उस पर कोई क्लेम नहीं है, जो कि इस मुल्क के गरीब आवाम से आटे घी की कीमतों के चक्कर में लेके गए थे, वो वापस कर दें। और ये बीबी से कहें कि परसों पेशी पे जाके सिर्फ ये बता दें कि 1480 कनाल ज़मीन जो इन्होंने लाहौर में 4 मौज़ूआत में परचेज़ की है, उसके पैसे कहाँ से आए? 23 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में जो ट्रांसफ़र हुआ है चौधरी शुगर मिल के अकाउंट में, ये इनके अकाउंट में किसने ट्रांसफ़र किए? और ये 11.5 मिलियन के शेयर जो 3 एक सऊदी शहरी है, एक दुबई का, एक यूके का नेशनल है, जिसने बीबी को 11.5 मिलियन के शेयर परचेज करिए, उनके सिर्फ नाम बता दें कि वो पैसे किस हिसाब में देंगे। ये मुल्क आटे घी से बाहर निकला जाएगा। ये मेरा भाई बड़ा यंगस्टर है, मेरे साथ इकट्ठा गया, मैं ना आज सुबह सोचता रह गया मैं प्राइम मिनिस्टर से प्यार क्यों करता हूँ, इमरान खान से मैं मोहब्बत किया, तो मैंने 2-3 इशूज़ आइडेंटिफाई किए। एक तो उसको अल्लाह और रसूल से बड़ी मोहब्बत है, दूसरा इसको इस मुल्क की मिट्टी से बड़ा प्यार है, और तीसरा वो लोगों को माफ नहीं करेगा। मेरे जैसे आप जैसे लोग उनको माफ कर जाएंगे। मैं वैसे इनसे एक सवाल ये पूछूं कि इनको अपने लीडर से प्यार किस चीज का है, तो इनके पास एक भी जवाब नहीं होगा। मैं एक और बताऊं, मेरे लीडर का इखलाक। अच्छा मजे की बात ये है, अच्छा मजे की बात, इरफान एक चीज बताऊं, अगर मेरा लीडर आज इस मुल्क को छोड़ के लंदन में बैठ के ना किसी अरबी कैफे बैठ के शीशा पी रहा होता, या स्टारबक्स के अमेरिकानों की कॉफी पी के हाइड पार्क में कासिम और सुलेमान का फिर रहा होता, यकीन जानी मैं अपना नजरिया उठा के यहां से बलूचिस्तान जाता और चागी पे जहां भी इन्होंने एटमी धमाका किया वहां जाके दफन कर देता। मैं इमरान खान की ब्राइंड फैन फॉलोइंग नहीं कर सकता था जैसे ये लोग बैठ के एक तो पहली बात ये बताएं इस्तीफों के मामले पे आखिरी मिनट मेरे पास, मुझे बताएं क्या करने जा रहे हैं? पहली बात वही फैसला होगा जो माजी का था कि नहीं देंगे। देखिए पहली बात ये, मैं इस पे जरूर बात करना चाह रही थी, कोई इख्तलाफ नहीं है, जो इख्तलाफ था वो स्ट्रेटजी पे था। अब उसमें एक बात तय हो गई थी कि पीपल्स पार्टी अपनी सीईसी में डिस्कस करेगी, ये बातें मशावरत की हैं, ये बातें मीटिंग में तय हो जाएंगी। सुबह कमरुज़्ज़मान काहिरा साहब जो है 26 तारीख को वो पीपल्स पार्टी का वफ्द लेकर जा रहे हैं, जब मरियम साहिबा की पेशी है, ठीक है। एक मिनट बस, मैं एक आखिरी इस शेर पे ख़त्म करूँगी। ये जो बातें करते हैं कि सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है, सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है, वो बेवकूफ़ बनाने में खूब माहिर है। मुल्क चलाना तो उसकी बात नहीं, उसके बस की बात नहीं, मगर जुबान चलाने में खूब माहिर है। ये है अब कौन पीडीएम अवाम को बेवकूफ़ बना रही है हुकूमत। आज का शो यही ख़त्म करते हैं नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।